जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं क्लास 10 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए विज्ञान की केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको लोग अंत तक वीडियो देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैथ का जो 6 नंबर का 5 मार्क्स का, पहले 6 नंबर का आता था, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज, उसको भी देख लेना आप लोगों को। देखिए, यहाँ है पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। यहाँ 2 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन सा समीकरण संतुलित है? तो संतुलित समीकरण का परिभाषा क्या है कि जिसमें समीकरण के दोनों ओर, बाईं ओर दाईं ओर, जो परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। तत्व की जो परमाणु की संख्या वो बराबर होनी चाहिए। देखिए, यहाँ आयरन कितनी है? 1। यहाँ आयरन परमाणु है 1, यहाँ क्लोरीन परमाणु है 2, यहाँ क्लोरीन परमाणु कितनी? 3। तो ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। इसमें देखिए NH4 NO2, इसमें नाइट्रोजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, नाइट्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन है 2। इधर मिलाइए, नाइट्रोजन इधर 1 है और 1 यहाँ है, तो 2 नाइट्रोजन हुआ। 1 and 1 2 हो गया लेफ्ट में। राइट में देखिए, उत्पाद में देखिए, यह अभिकारक में हो गया। उत्पाद में देखिए, इसमें नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन संतुलित है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 2 जो 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है यहाँ 2, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है 2, क्योंकि ये 2 दोनों के लिए होता है। आयरन देखिए यहाँ 1 है, अभिकारक में 1 आयरन है, उत्पाद में 2 आयरन है, तो असंतुलित हो गया। पोटेशियम देखिए अभिकारक में 1 है और प्रतिफल में जो है 1 है, यहाँ पोटेशियम संतुलित है। ब्रोमीन 1 है, यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो ये असंतुलित है। तो संतुलित कौन हुआ? सिर्फ बी हुआ, है कि नहीं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ हो। तो इसमें तो नहीं हो रहा है, नहीं तो उपचयन अपचयन देखिए सिर्फ सी में हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक का डिफिनेशन क्या है? जो दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन को प्रदान करता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीकारक कौन सा हुआ? O2 ऑक्सीजन। अवकारक जो हाइड्रोजन प्रदान करे, तो हाइड्रोजन कौन प्रदान करेगा? H2S करेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, यहाँ थोड़ा जो है ना मिस्टेक हो गया था, इसीलिए थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, मैं इसको पढ़ देता हूँ पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटो फिल्म में होता है सिल्वर ब्रोमाइड, वो अपघटित हो जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि समीकरण 2Cu + O2 ये अभिक्रिया करके अभिकारक बना रहा है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड के 2 अणु बना। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपका हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होती है वे क्या कहलाती है? यानी ऊष्मा बाहर आती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा मुक्त हो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखिए चूना वगैरह हम लोग पानी में डालते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ये तो अम्ल क्षारक लवण से, इसमें 3 मार्क्स का आएगा। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में इसी चैप्टर से आता है, अम्ल क्षारक एवं लवण से। तो निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? तो ये अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता हो। तो इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं होगा अम्ल। देखिए
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड ये क्षारक हो जाएगा, जो हाइड्रोक्साइड प्रदान करे उसको क्या कहा जाता है, उसको क्षारक कहा जाता है, तो क्षारक हो गया। Cu, इसमें हाइड्रोजन नहीं तो ये हमारा HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट हो जाएगा। ये नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? भस्म यानी क्षारक नहीं है। कौन है जो क्षारक नहीं है? तो क्षारक इसमें कौन सा नहीं है? तो क्षारक देखिए OH लगा हुआ तो ये क्षारक है। ZNO जिंक ऑक्साइड, तो देखिए हम लोग पढ़े थे धातु चैप्टर में उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड जो है ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक हो गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, ऑक्साइड आ गया, OH आ गया इसमें। तो यहाँ देखिए ये लवण है, तो ये क्षारक इसका मतलब नहीं है, लवण है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण क्या होता है? जिसमें एक अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक हो। तो क्लोरीन अम्लीय मूलक से आया है, ये क्षारीय मूलक से आया था, ध्यान देना है। देखिए ये तो अम्ल हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ है। ये तो OH है, क्षारक हो गया। इसमें KOH भी क्षारक हो गया। अब इसका मतलब ये क्षारक है, ये अम्ल है, तो लवण कौन हुआ? ये हुआ। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो कैल्शियम ऑक्साइड ये धातु के ऑक्साइड हुए। धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। अधातु ऑक्साइड अम्लीय। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम धातु है तो ये भी क्षारीय। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए सल्फर अधातु है तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, इससे अम्लीय वर्षा भी होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम धातु है तो ये हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड, तो आपका हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का आयन तनुता के साथ क्या होता है? तो जैसे किसी अम्ल को तनुकृत करते समय तो उसकी H+ आयन की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि सांद्र अम्ल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। तनु अम्ल विद्युत का सुचालक होगा क्योंकि H+ आयन बढ़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो हाइड्रोनियम आयन कौन सा है इसमें? तो H3O+। ये हम लोग पढ़े थे कि जब अम्ल को, किसी भी अम्ल को जल में घुलाएंगे, HNO3 एक अम्ल है, इसको पानी में घुलाएंगे जल में घुलाने पर, ठीक है, जल में घुलाने पर H+ + NO3- में टूट जाएगा। लेकिन जो H+ जो है ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये जल के जो अणु होता है ना, ये जल का अणु इसके साथ जुड़ जाता है ये, और ये बना देता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये 15 नंबर हो गया। अब हम आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो क्या होगा? तो ये अम्लीय विलयन होगा। 7 से कम pH का मान होगा तो वो अम्लीय हो जाता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का एग्जैक्ट 7 होता है। एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए नीले को लाल कर देगा, तो नीले का लाल कौन करता है? अम्ल। तो अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें 8 है, 10 है, 12। देखिए कभी कभी अगर कन्फ्यूज हो जाइएगा तो यहाँ से ऑप्शन से पता चल रहा है कि 8, 10, 12 सब क्षारक है, ठीक है। तो इसका मतलब यही आंसर, ऑप्शन तीनों तो होगा नहीं, इनमें से तीनों नहीं दिया है, तो आपका यही ना होगा, क्योंकि आप 8 मानिएगा क्षारक हो जाएगा, तो 10 भी तो क्षारक है, 12 भी क्षारक है। तो फिर इसमें आप नीले को लिटमस पत्र कौन सा आप आंसर लिखिएगा? तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो यहाँ से पता चला जो 7 से कम है, और नीले को लाल अम्ल करता है। रक्त का pH मान, तो रक्त का क्षारीय होता है, हम लोग को सबको पता है, तो इसका 7.4 होता है, ठीक है। अब देखिए धातु और अधातु से 2 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव है? तो धातु में पारा द्रव होता है और अधातु में ब्रोमीन होता है। निम्न कौन विद्युत का सुचालक है? तो देखिए सब अधातु है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, तो जितने अधातु होते हैं विद्युत का कुचालक होता है। इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा आपका, जो पेंसिल में लगा हुआ था ग्रेफाइट। 23 क्वेश्चन है, 23 निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग से बचा जा सकता है? तो देखिए लोहा को ग्रीज लगा के बचा सकते हैं, रंगाई भी करके बचा सकते हैं, और जस्तक पर चढ़ा के, इनमें से सभी हो जाएगा, सिर्फ लोहा रहेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ लोहे की कड़ाही, तो कड़ाही है उसमें भोजन पकेगा, उसमें ग्रीज लगाएंगे क्या होगा? मसाला डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फिर रंगाई करेंगे, गर्म होगा तो पेंट कपड़ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जस्ता के प्रति सही होगा, है ना। इनमें से सभी दे दिया, चकमा दे दिया क्वेश्चन। किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं?
तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन में डुबाकर। सोडियम को भी रखा जाता है, लिथियम को भी रखा जाता है, पोटेशियम को भी रखा जाता है। तो ऑप्शन जरा देख लीजिएगा, इसमें सोडियम होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मकता का घटता क्रम कौन सा है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील को पहले लिखना है। तो देखिए इन चारों में मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। इसमें देखिए सब में गड़बड़ दिया हुआ, ठीक है। क्रियाशील श्रेणी में पढ़े होंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु हम लोग पढ़े थे, क्या होता है सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, फिर क्या होता है सोडियम, फिर क्या होता है कैल्शियम, उसके बाद क्या होता है मैग्नीशियम। ये चार सबसे अधिक क्रियाशील जो हम एनसीईआरटी में पढ़ना है। बाकी बेरियम भी जो होता है क्रियाशील ही होता है वो। मैग्नीशियम के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्नीशियम के बाद पढ़े एल्युमिनियम, उसके बाद क्या है एल्युमिनियम के बाद है जिंक, जिंक के बाद है आयरन, आयरन के बाद क्या है लेड शीशा, उसके बाद जो है नीचे में आ जाएगा आपका कॉपर, कॉपर के बाद क्या आ जाएगा पारा Hg, पारा के बाद क्या आ जाएगा हमारा Ag सिल्वर, उसके बाद Au गोल्ड आ जाता है। अब देखिए इसमें मिलाइए, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा जो दिया हुआ उसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के नीचे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद जिंक इसमें नहीं दिया है, ठीक है नहीं दिया है, देखिए यहाँ जिंक है, ठीक है। तो एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद आयरन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील तो घटते क्रम में ज़्यादा पहले लिखना है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इसको केरोसिन तेल में भी रखा जाता है, इसको चाकू से लौकी कद्दू कैसे काटता है वैसे काटा जा सकता है। 27 नंबर सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन से अवयव हैं। तो सोल्डर देखो लेड और टीन से बनाया जाता है। देखिए इसमें पढ़ लेना सोल्डर, आपको पढ़ लेना है पीतल, पीतल को देख लेना है, और एक बनना कांसा। कांसा किससे बनाया जाता है, तो ये भी बनाया जाता है आपका तांबा से, तांबा का मिश्र धातु है। पीतल में भी तांबा होता है, लेकिन पीतल जो होता है, पीतल में तांबा का जो संख्या तांबा होता है 80% और जस्ता होता है 20%, और कांसा में तांबा होता है 90% और टीन होता है 10%। तो इससे बन जाता है हमारा कांसा। सबसे अभी क्रियाशील धातु कौन सा सबसे ज़्यादा इसमें से जो दिया हुआ, सीसा, पारा, सोडियम, लोहा। तो ये सोडियम ऊपर ही है तो सोडियम होगा, है ना। सीसा नीचे है, पारा और नीचे है, लोहा तो यहाँ है। तो सबसे अधिक इसमें कौन है, सोडियम देख लीजिए ऊपर में, है ना। अब देखिए कार्बन उसके यौगिक, इससे 2 नंबर के पूछेगा। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। तो एल्डिहाइड में CHO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH अल्कोहल हो गया, NH2 देखिए तो पढ़ने के लिए नहीं दिया हम लोग को, ईथर ग्रुप का आता है, एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है मैट्रिक लेवल में। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयोग होता है। तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है, एसिटिलीन को एथाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथाइन। क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि एथाइन और वायु के मिश्रण का प्रयोग वेल्डिंग में नहीं होता है, जबकि एथाइन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग जो होता है ना, उसमें एथाइन गैस होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसको पर्याप्त मिलता है ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। कोई भी कार्बन यौगिक में हम लोग दहन पढ़े थे कि कार्बन यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। तो ऊष्मा एवं प्रकाश इतना मिलना चाहिए कि धातु गल जाए। तो एथाइन और ऑक्सीजन से ऊष्मा प्राप्त हो जाती है ताकि धातु गलत अवस्था में प्राप्त हो जाता है। लेकिन वायु का प्रयोग इसलिए नहीं होगा, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% मात्रा, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो ऊष्मा नहीं मिल पाता उतना, और लोहा गलता नहीं है, या कोई भी धातु गलित अवस्था में नहीं प्राप्त होता है, तो फिर वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। देखिए ये सब्जेक्टिव प्रश्न में भी इम्पोर्टेंट है। तो जब सांद्र एथेनॉल को जब गर्म करेंगे, देखिए C2H5OH, इसको H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो देखिए ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, जल को अवशोषित कर लेगा ये। तो जल का फार्मूला होता है H2O। अब यहाँ से देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 अणु निकल गया और ऑक्सीजन भी एक निकल गया, तो मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, क्या बचा हमारे पास C2H4। इसी को निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी को एथेनॉल से असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन बनाने का अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी देता है कि आप एथेनॉल से एथीन कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के बदले 343 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन का निर्माण होता है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न का भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आप देखिए, पेज नंबर है ये 7। क्वेश्चन है एल्केन का समान सूत्र है। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन की संख्या नाइट्रोजन के दुगुने से 2 ज़्यादा, CnH2n+2। एल्कीन का तो देखिए 2 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस करेंगे तो कट जाएगा CnH2n। एल्काइन का 2 और माइनस करेंगे तो CnH2n-2, ये हो जाता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से 2 दुगुने से 2 कम हो। तो देखिए यहाँ C2H12 है तो दुगुना है, तो ये नहीं होगा, दुगुना से 2 कम। C7 है, H16 है, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 में 2 और ज़्यादा है तो ये एल्केन हो जाएगा। ये तो एल्केन ग्रुप का आ जाएगा, है ना। हेप्टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेक्सीन हो जाएगा, ये हेक्सीन हो जाएगा। तो हेक्सीन कहाँ से? एल्कीन से आया है। ये देखिए C7H4, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप का, सॉरी एल्कीन ग्रुप का, ठीक है। तो एल्कीन का फार्मूला होता है, डबल होता है हाइड्रोजन कार्बन से। ये आपका देखिए C6H10, तो दुगुना कीजिए इसका, 6 दूनी 12, 12 में 2 कम, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ फार्मूला भी दिया हुआ है। RCOOH कौन सा क्रियात्मक समूह था? R एल्किल समूह को दर्शाता है, ठीक है। RCOOH कौन सा? तो COOH कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। तो देखिए कार्बोक्सिलिक में टिक लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मैथेनोइक अम्ल है? देखिए मैथेनोइक, ये हो जाएगा आपका मैथेनॉल, OH लगा हुआ, ऑल जुड़ेगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन कौन सा? कार्बन की संख्या देखिए गिनिए, 2 और 1 3, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, यहाँ कह रहा मैथेनोइक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? C2H5, ये हो जाएगा एथेनॉल, OH लगा हुआ है, तो ये आपका COOH, कार्बन की संख्या है, तो मैथेनोइक अम्ल आपका D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि संकलन अभिक्रिया में कौन सी तत्व का उपयोग किया जाता है? तो संकलन अभिक्रिया में निकेल और प्लेडियम का किया जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब एथीन में निकेल या प्लेडियम दोनों में किसी एक उत्प्रेरक तत्व की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करता है। अगर इसमें जोड़ दिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है C2H6 हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन चूंकि इसमें जुड़ रहा है इसलिए इसका ये हो गया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने के लिए, डालडा वगैरह जो होता है ना, इसी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तेल देखे होंगे फॉर्च्यून वगैरह, तो जम जाता होगा, तो इसी का प्रयोग होता है। और एक बात और जान लीजिए, जो जंतु को वसा होता है वो हानिकारक होता है। जंतु वसा हानिकारक है, क्योंकि जंतु वसा हानिकारक है, और चूंकि वो होता है जंतु वसा, जैसे जंतु का चर्बी वगैरह, तो खाने से उसका नुकसान होता है। और वनस्पति जो होता है ना, अच्छा रहता है, वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है थोड़ा बहुत। अब ज़्यादा खाइएगा तो नुकसान ही ना करेगा। जैसे हम लोग सरसों का तेल खाते हैं तो वनस्पति तेल है वो, तो उसको खाने से उतना नुकसान नहीं होता है। ज़्यादा मात्रा में खाइए तो नुकसान है। एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे। मिस पम्फेरे वाला जो ट्रिकी जो उसमें रहता है डॉग, ज़्यादा खिला के उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो एक्सेस इज एवरीथिंग, ज़्यादा हर चीज़ जो है ना, अति जो होता है नुकसान होता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एक अंक पूछेगा, छोटा चैप्टर है। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो आवर्त फलन होते हैं क्या होते हैं? तो देखिए इसमें 4 वैज्ञानिक मैंने हम लोग पढ़ना था। एक डोबेराइनर का तिरिक, इसका पूरा नाम था
जोहान उल्फगांग डोबेरानर का तरीक पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या आधार बनाया, परमाणु द्रव्यमान। फिर आया था न्यूलैंड्स मैदान में, सबसे छोटा यही निकला था। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक है भाई, क्यों, इन्होंने भविष्यवाणी किया था ना 56 तत्व हैं प्रकृति इतने रहेंगे, इसीलिए छोटा हम बोले इसको। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत दिया। कौन सिद्धांत दिया? अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत में क्या था? इसमें भी परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम में लिया, परमाणु द्रव्यमान। फिर आया दमित्री इवानिच मेंडलीफ। ये मेंडलीफ से हम लोग सीखिए कुछ, ठीक है। उसके फादर नहीं थे, उसके मम्मी ने उसको पढ़ाया, घर को गिरवी रखे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी को ही खाली हेनरी मोइज ने सुधार कर दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसने भी क्या मापदंड अपनाया? तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने भी सब परमाणु द्रव्यमान को अपनाया। सिर्फ जो हेनरी मोइज आया ना, वो बोला परमाणु द्रव्यमान छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, अपनाइए परमाणु संख्या, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि सभी तत्वों के परमाणु के नाभिक में निश्चित प्रोटॉन की संख्या होता है, वही उसकी परमाणु संख्या है, उसी के अनुसार बनाइए। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान हो गया, आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या हो गया। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादक हो तो अभी नीचे में बताया न्यूलैंड्स था। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? देखिए, ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, त्रिज्या कहेगा तो भी बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे में ये सब बढ़ेगा। और आवर्त में बाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, त्रिज्या भी घटता है। ठीक है, त्रिज्या इसलिए बढ़ता है क्योंकि कक्षक संख्या सेम होता है। मान लिया 3 नंबर आवर्त में लेंगे तो 3 कक्षा होगा उसमें, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी, जितनी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी वो भारी होकर नाभिक तरफ झुकते जाएगा, तो त्रिज्या घट जाएगी। आगे है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण वाला है? सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण वाला, तो देखिए काली टेढ़ी लाइन से दर्शाया हुआ है कि नहीं ऐसे करके, तो इधर सब अधातु है, तो जो ऊपर में आ जाए फर्स्ट में ही और दाहिना तरफ हो उसका आध्यात्मिक गुण ज़्यादा तेज होता है थोड़ा। ठीक है, आध्यात्मिक गुण, तो देखिए क्लोरीन एकदम 17 नंबर में है, उत्कृष्ट गैस के सामने सटा हुआ क्लोरीन 17 नंबर में, तो इसका आध्यात्मिक गुण ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दाहिना तरफ मौजूद आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं उसको क्षार कहते हैं, और वर्ग 17 का जो क्लोरीन है उसको हैलोजन कहा जाता है। उसमें 17 को याद करने का तरीका है, फूटी कल बारात आई। अब देखिए फ्लोरीन अगर रहता तो क्लोरीन से ज़्यादा आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो ऊपर का आध्यात्मिक गुण ज़्यादा होता है, नीचे धातु पकड़ लेता है उपधातु के बाद। आवर्त सारणी में वर्ग तो हो गया क्षार धातु। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो देखिए नहीं जानिएगा वहाँ तो एक बात करिएगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन विन्यास करिएगा 2 8 2, तो इसका कक्षा संख्या कितना हो गया? KLM 3 कक्षा हो गया इसका। तो किस वर्ग में है? तो इसमें आवर्त नहीं पूछ रहा, अगर आवर्त पूछेगा तो कक्षा संख्या नंबर 3 हो जाएगा, वर्ग पूछेगा तो भी यहाँ देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2, तो इस वर्ग नंबर 2 में आ जाएगा ये। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है? तो 18 समूह आधुनिक आवर्त सारणी में। मेंडलीव में कितने थे? 8, उसी को बढ़ा दिया गया। मेंडलीव में आवर्त की संख्या 7 था और मेंडलीव में समूह की संख्या 18 था, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 है, समूह 18 हो गया इसमें, ग्रुप इसमें 18 ले लिया। ठीक है, इसमें 18 ले लिया, उसमें 8 था। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है? सब्जेक्टिव में पढ़ना है मेंडलीव के आवर्त सारणी का गुण पढ़ना है, ज़्यादातर गुण पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुण, उसमें दोष बेचारा में बहुत कम था, तो उसका गुण पूछता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति पूछ सकता है, डोबेरानर त्रिक नियम लिखने आ सकता है, अष्टक नियम लिखने देगा, कमी ज़्यादा इन लोग को पढ़िएगा। सीमाएँ कि अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएँ थी, न्यूलैंड्स की सीमाएँ क्या थी। मेंडलीव का ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि पूछेगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी की उपलब्धि बताइए। कमी बहुत रेयर में पूछता है, इसका ज़्यादा उपलब्धि ही पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हीलियम है ना, नियोन हो गया, अगर, कर्ता, क्रिप्टन,
जीरो रन, XE रन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये उत्कृष्ट। तो हीलियम उत्कृष्ट गैस है, जेनोन है, नियोन है, ये उत्कृष्ट गैस है, कैल्शियम नहीं है। निम्न में से किसमें अधिकतम अधात्विक गुण है? तो देखिए अभी हम जस्ट बताए थे ना, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरीन चला जाएगा, फ्लोरीन होगा। ठीक, अब देखिए इसमें एल्युमिनियम पर के परमाणु संख्या 13 है, को किस समूह में रखा गया है? तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा। ठीक है, 2 8 3। ठीक है, 2 8 3, 3 आयन है तो इसमें 10 प्लस कर दीजिएगा हमेशा, सिर्फ 1 2 को छोड़कर। कितना आ गया? 13 नंबर समूह में होगा। देखिए हम लोग को ज़्यादा आवर्त सारणी में, देखिए आवर्त सारणी हम लोग देखे होंगे, इस तरह से आवर्त सारणी जब होगा बाबू तो इस प्रकार से ओवर कैसे बनाया होगा। फिर यहाँ से जो है, यहाँ से तीसरा हम लोग को जो भी पूछेगा 1 2, और फिर यहाँ होगा 3 से लेकर आपका होगा 12 तक। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इंटर में पढ़ना है। फिर यहाँ से आपको शुरू हो जाता है 13 से, तो हम लोग को जो भी पढ़ना 13 14 15 16 17, तो यही बात आपको माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय हम लोग का है नहीं कि हम पूरा नियम बताएं, तो याद करिएगा जितना अंत में इलेक्ट्रॉन आएगा 1 2 को छोड़कर उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, पर समूह नंबर आ जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 7 है। ये तत्व देखिए 7 आया लास्ट में, हम क्या बोले 1 और 2 छोड़ के, जिसका अंत में 1 2 उसको छोड़कर 1 आएगा तो 1 ही में होगा, 2 आएगा 2 आएगा, उसमें 10 प्लस कर दीजिएगा तो 7 + 10 = 17, तो 17वें नंबर में आ जाएगा। ठीक है, बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पीने का जल उपलब्ध कराने के लिए बांध नहीं बनाया जाता है, मुख्य होता है बिजली उत्पादन। बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो बिश्नोई जो होता है अमृता देवी बिश्नोई। कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है, जीवन से प्राप्त होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, देखिए यहाँ से जो है ना हम लोग का ये हमारा चैप्टर आ गया ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इससे 1 नंबर क्या आएगा? 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे कुछ आएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए कोयला परंपरागत है, पेट्रोलियम, डीजल, पवन ऊर्जा। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन की कटाई को रोकना। कॉलीफॉर्म किसका समूह है? कॉलीफॉर्म एक विषाणु है, वायरस है, जो मानव के पेट में होता है। इसी गंगा प्रदूषण में सबसे ज़्यादा यही भागीदारी है। चिपको आंदोलन गढ़वाल जनपद के रैनी गांव में किस सन में? तो देखिए 1970, अगर 70 ना दे 72 दे तो 72 कीजिएगा। 1970 के दशक में शुरू हुआ था, तो कहीं किसी किसी किताब में 1970 के दशक में 10 साल होता है, तो 1970 से 80 के बीच में, तो 1972 माना गया। ठीक है, भारत में किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कुलाह के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में कुला होता है, नगर सिंचाई के लिए कुला होता है। अब हम लोग पढ़े थे ना ये राजस्थान में जल संरक्षण के लिए एक बनाया जाता बंदिश, नाड़ी और एक खादीन, सबसे परंपरागत खादीन है वहाँ का। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। इसी तरह गंगा नदी पर बनाया गया टिहरी बांध। सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भूगोल में भी आप लोग पढ़े होंगे। और नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध। हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर, उड़ीसा में मौजूद है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है वो सतलुज वाला जो है, उससे सिंचाई के लिए जल मिलता है हरियाणा को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को भी मिलता है भाखड़ा नांगल बांध से। गंगा क्रियात्मक योजना गंगा नदी पर किस सन में प्रारंभ हुआ? तो गंगा सफाई योजना जो था 1985 में लागू किया गया था, करोड़ों का योजना था। जब मोदी जी आए तो एक नमामि गंगे शुरू हुआ, नमामि गंगे, गंगा सफाई का योजना है। ये कब हुआ? 2014 ईस्वी में करिएगा। ठीक है, 14 में गंगा सफाई के नमामि गंगे प्रारंभ हुआ था। अब जैव प्रक्रम से देखिए बायोलॉजी शुरू हुआ, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से एक जैव प्रक्रम नहीं है। तो देखिए जैव प्रक्रम में कितने प्रक्रम शामिल होते हैं? तो उसमें आ जाता पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, तो ये आपका 4 होते हैं।
तो इसमें देखिए उत्सर्जन है, जैव प्रक्रम का, पोषण है, शोषण है। जैव प्रक्रम किस कहते हैं किसे हैं बताइएगा? तो एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है जीवों का। हम लोग का जीवन कैसे मेंटेन हो रहा है? हम लोग के बच्चा से पैदा होकर इतना बड़ा हुआ, कैसे मेंटेन हुआ? पोषण ने भोजन ग्रहण किए, शोषण किए, तब भोजन पचा, रक्त के द्वारा शोषण से जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन हुआ, ऊर्जा बना, और जो अपशिष्ट पदार्थ निकला वो बाहर आया शरीर से। अगर ये अंदर रहता जहरीला पदार्थ तो आदमी की मौत हो जाता। तो इन सभी में एक भी चीज़ अगर रुक जाएगा तो आदमी का जो मेंटेनेंस नहीं होगा, आदमी की मौत हो जाएगी। तो इसीलिए जो प्रक्रम कहलाए वो लाइफ प्रोसेस, जीवन का प्रोसीडिंग इसी चारों से होता है। तो ये हो गया आपका जनन नहीं है, जनन जरूरी नहीं है जो प्रक्रम में। आदमी ब्याह शादी नहीं करेगा, जनन नहीं होगा तो क्या पोषण नहीं करेगा क्या? तो जिंदा कैसे रहेगा? जिंदा रहने के लिए जनन जरूरी नहीं है। मोदी जी देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, ठीक है, जितने सक्सेस आदमी शादी ही नहीं किए। हरे पौधे में पोषण की विधि है, तो हरे पौधे में पोषण की क्या विधि है? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक है। अब जो है ये बायोलॉजी है। अब नेक्स्ट है आप लोग का, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, जरा देख लीजिए इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देखिएगा। 64 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाग में भोजन के पाचन की क्रिया नहीं होती है? देखिए इसमें हमको तो कन्फ्यूजन है, लेकिन आंसर तो ग्रास नली दे दिया है। देखिए वेदांत में तो नहीं होता है, इसमें जो होता है ना जल का अवशोषण होता है सिर्फ। छोटी आंत में तो भोजन पूर्ण रूप से यहीं पचता है, आमाशय में भी तो पचबे करता है। तो वेदांत में भी जल का अवशोषण होता है, क्योंकि जल का अवशोषण इसलिए ग्रास नली में नहीं होता, ठीक है। मुंह के बाद जो ग्रास नली शुरू हुई, भोजन नली से लेकर आमाशय तक, यहाँ भी हालांकि पाचन नहीं होता है। हम एक वीडियो जब पढ़ाए थे तो उसमें देख लीजिएगा, इसमें यूट्यूब में डाले हुए, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता ग्रास नली में। लेकिन वेदांत में भी हम नहीं होता, उसमें जल का अवशोषण होता है। लेकिन चलिए इसको मान लीजिए तो ग्रास नली। निम्न में से किसमें भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। छोटी आंत में सबसे 3 भाग में छोटी आंत को बांटा गया। तो सबसे नीचे वाला भाग जो होता है ग्रसनी, वहाँ पर इसका होता है, जहाँ पर दीर्घनोम जैसी रचना होती है, वहाँ पर जो भोजन का अवशोषण होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? तो देखिए ट्रिप्सिन, इसको देखिए याद करिएगा, अग्नाशय के द्वारा एक एंजाइम, 3 एंजाइम छूटता है, लेट नाम से हम लोग जानते हैं, लेट, LAT लेट। तो L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज लसा वाला चीज़ पचाएगा, जैसे वसा का पचन करेगा। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। अवायवीय शोषण कोशिका किस भाग में? तो कोशिका दर में हो जाता है अवायवीय, और वायवीय माइटोकॉन्ड्रियम होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? उसमें रंध्र होते हैं। पत्तियों में रंध्र होते हैं, टहनियों में जो होता है वातरंध्र होते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, सांस लेना भी छोड़ना है तो दोनों हो रहा है ना, अंतःशोषण और बाह्य शोषण, तो उसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास यानी सांस को बाहर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पानी में घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी में घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है ना, फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है, तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम हो जाएगा। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में सुक्रोज के रूप में होता है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो। कभी कभी आएगा कि पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, किसके उपस्थिति में होता है? यूरिक्रोम होगा, यूरिक्रोम के कारण। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी, देखिए यहाँ दिया शुद्ध रक्त, हृदय से ले जाना है तो धमनी होता है।
और पूरे शरीर से अशुद्ध कौन को शीरा ले। लेकिन अगर कहेगा हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक कौन ले जाता है, तो वहाँ भी हो जाएगा धमनी अशुद्ध को, और फेफड़ा से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, उसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा, लेकिन सिर्फ शिरा नहीं रहेगा, फुफ्फुस भी लगा रहेगा। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा, तो वृक्क यानी किडनी, जिसको गुर्दा भी कहते हैं, ये उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। अपशिष्ट पदार्थ मूत्र को बाहर करता है, ठीक है, यूरिया के रूप में। पादप अपशिष्ट संचित रहता है, तो पादप का जो अपशिष्ट होता है पेड़ पौधे के कहाँ रहता है, पत्ती में होता है, पत्ती रेड होकर झड़ जाता है, छाल में भी होता है, कोशिका की रिक्तिका खाली जगह में होता है, इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर, ठीक। अब नियंत्रण तथा समन्वय 2 नंबर का आता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए, पादप हार्मोन होता है 5 भाई, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक एसिड और एथिन। एथिन फल पकाने वाला हार्मोन है। तो इसमें देखिए इंसुलिन तो मनुष्य में होता है, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि, एस्ट्रोजन मानव का है, लिंग हार्मोन है स्त्रियों में, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक। 2 तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। यही तो रासायनिक पदार्थ छूटता है, सोडियम जैसा रासायनिक पदार्थ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, सबसे छोटा भाग जो होता है, सबसे छोटा जो होता है मेडुला होता है, ठीक है, जो हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग है, छोटा दिमाग। एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो एबिसिसिक एसिड ऑक्सीन की तरह नहीं है, जिब्रेलिन ऑक्सीन की तरह है, साइटोकाइनिन की तरह भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साइटोकाइनिन पाया जाता है बीजों के भ्रूण वगैरह में। ये वृद्धि रोधक पतझड़ को बढ़ावा देता है। पेड़ पौधे पर छिड़क दीजिएगा ना, सब पत्ता झड़ जाएगा। बीज रहित पौधा, यानी बीज जो है नहीं उत्पन्न करना, छोटा बीज होना चाहिए, कि उत्पादन में ये सहायक होता है, जिबरेलिन्स। कभी फल में इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई केंद्र है, तो सेरिबेलम बुद्धि चतुराई के केंद्र है। सेरिबेलम को ही प्रमस्तिष्क कहते हैं। एंड्रोजन है, एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी, एंड्रोजन भी। अब है जीव जनन कैसे करता है, इससे 2 अंक पूछेगा। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो देखिए अलैंगिक जनन हम लोग पढ़े 6, क्या पढ़े हैं, विखंडन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, बीजाणु समासंग, एक पुनर्जनन, 6 प्रकार के। तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु ने सब, इनमें सब हो जाएगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो इसमें मुकुलन। देखिए कलिका ऐसी निकलती है कायिक प्रवर्धन में भी, पेड़ पौधे की पत्ती जो तब ब्रायोफिल्म की पत्ती आप लोग देखे होंगे इस तरह से, तो कलिका निकलती है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कायिक नहीं दिया हुआ है, तो आपका मुकुलन हो जाएगा। मुकुलन में मुकुल निकलता भी है। पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। ब्रायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो ब्रायोफिल्म में पत्ती में मुकुल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कर दिया है, हल्का पलट दिया, चकमद नहीं दिया। पत्ती में मुकुल, तो मुकुल और कलिका लगभग सेम चीज़ होता है। चूँकि पत्ता में जो निकलता है ना, उसको कलिका लिख दिया गया है किताब में, और चूँकि वो जीव होता है, जीवाणु होता है, जो है हाइड्रा वगैरह, ईस्ट वगैरह, इसीलिए ऐसे निकलता है ना, उसको मुकुल कह दिया। कलिका और मुकुल में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो पत्ती का मुकुल द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो मानव मादा में अंडे का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, जिसको फेलोपियन ट्यूब जो होता है, इसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब एक ही होता है, ठीक है। अंडाशय से अंडा निकलने की अंडवाहिका भी इसको कहा जाता है। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहता है, अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडोत्सर्ग। अलैंगिक जनन में कितने जीव निहित होते हैं, तो अलैंगिक जनन में एक ही नहीं करेगा जी, एक ही जीव नया जीव उत्पन्न करता है। हाइड्रा में किस विधि द्वारा जन्म होता है, तो अभी ऊपर बताया मुकुलन द्वारा। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, तो देखिए निषेचन मानव में होता है, पेड़ पौधे में होता है, तो यहाँ मानव के बारे में नहीं दिया है। फूल नहीं, निषेचन के बाद फूल कैसे बनेगा, फूल रहेगा तब जाके हमारा निषेचन होता है। बीज नहीं बनता, बीज बाद में बनता है, भ्रूण भी बाद में, फल बनता है, अंडाशय फल में बदल जाता है, और बीजांड जो होते हैं बीज बन जाते हैं। नर युग्मक,
तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या होता है। तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को देखिए पढ़े होंगे हम लोग। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन के क्रम में युग्मनज, ये मांस का टुकड़ा होता है जो विभाजित होता है। युग्मनज के बाद क्या बनता है, युग्मनज के बाद जो है हमारा बन जाएगा भ्रूण। जब उसमें अंग की पहचान हो जाती है तो भ्रूण कहा जाता है। यही भ्रूण हत्या होता है ना, लड़का लड़की 3 महीने के बाद पता चल जाता है। यही भ्रूण शिशु में विकसित होता है, यही जाके जवान होता, बुढ़ा होता, मर जाता है। ठीक है आदमी सब। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ युग्मनज लिखिएगा, ठीक है, युग्मनज। निषेचन ऐसे भी नहीं दिया, निषेचन रहता तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो 14वें दिन में। हम लोग पढ़ाए थे ना, बच्चे में अंतर रखने के लिए बिना ऑपरेशन किए हुए भी हम अंतर रख सकते हैं कैलेंडर विधि का प्रयोग करके। क्योंकि जब मासिक चक्र हो जाता है महिलाओं में, तो जब मासिक चक्र हो जाएगा तो मासिक चक्र के बाद आप 8 से 10 दिन उसके साथ लैंगिक संपर्क में रहिए। फिर बीच वाला जो महीना, जो बीच वाला दिन होता है 11वां से 20वां दिन, वहाँ संपर्क में मत रहिए। अंड उसी दिन कभी भी बाहर आता है और एक अंडाणु 24 घंटा से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। तो अगर वो निषेचित नहीं हुआ तो बच्चा नहीं होगा। और 21वां से जो 28वां दिन तक जो अंडा बाहर आता है, उस दिन आप लैंगिक संपर्क में रहने से, लैंगिक संपर्क में पति पत्नी अगर रह रहा है तो बच्चे होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर होता है। और यहाँ भी तो ये बीच वाला में बच्चे रहने की संभावना ज़्यादा होता है जब पति पत्नी इसमें। तो 14वें दिन जो है अंडा बाहर, लगभग वैज्ञानिक का मानना है कि 14वें दिन बाहर आता है। ये आपका क्लियर हुआ। अब आपका एक अंतिम बचा हुआ है, उसको भी ज़रा देख लीजिए। 96 है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। यानी किससे लैंगिक रोग नहीं होता। देखिए एड्स से लैंगिक है, जो HIV वायरस होता है, गोनोरिया भी होता है, लैंगिक से सिफिलिस भी होता है। तो टाइफाइड नहीं होता है, जीवाणु होता है। गंदा पानी वगैरह पीने से, बिना ढके हुए भोजन करने से, हैं होटल में जाते हैं, मक्खी लग रहा है, वही समोसा खा रहा है लोग, तो उससे भी सब होता है। फ्रेश खाइए, घर में बना खाइए समोसा। किसी जीव की जीनी संरचना, तो जीनी संरचना को जीनोटाइप्स, जीन पर रूप, ठीक है। शारीरिक जो होता है तो उसको कहा जाता है फिनोटाइप, फेनोटाइप यानी लक्षण पर रूप। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो उन्होंने मटर का पौधा चयन किया था, ठीक है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी बंदर। मानव की उत्पत्ति कहाँ माना जाता है, जीवों की उत्पत्ति अफ्रीका में माना जाता है, ठीक है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख समझात अंग। अगर यहाँ रहता पक्षी तितली तो समरूप अंग, चमगादड़ तितली समरूप अंग। निम्न में से समझात अंग क्या होता है, जिसकी आंतरिक बनावट एक जैसा हो, ठीक है, लेकिन काम अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, समझात अंग होता है। पक्षी की पंख की बनावट, चमगादड़ की पंख की बनावट जो होता है वो क्या होता है, लगभग सेम ही होता है। कार्य तो दोनों उड़ने का करता है। निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है, टेस्ट क्रॉस, तो ये है टेस्ट क्रॉस आपका। जैव विकास में जो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होता है, जैव विकास में उत्परिवर्तन का क्या महत्व होता है। तो जैव अनुवांशिकता और जैव विकास चैप्टर से है, ठीक है। तो ये जननी विभिन्नता करता है, जनन विभिन्नता पढ़ाए थे ना। उड़ने वाला भी बच्चा भी पैदा हो सकता है एक काल्पनिक रूप से, तो उत्परिवर्तन करना। कोरोना देख लीजिए, वेरिएंट अलग अलग आया कि नहीं, पहले आया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, कौन कौन वेरिएंट आया, तो उत्परिवर्तन का उदाहरण हो, ठीक है। तो जननिक भिन्नताएं हो जाएगी आपका। अब है हमारा पर्यावरण। निम्न में देखिए यहाँ 1 या 2 नंबर पूछेगा। अगर ऊर्जा स्रोत से 1 नंबर पूछेगा तो यहाँ से 2 नंबर के, वहाँ 2 नंबर तो यहाँ 1 नंबर। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए घास गेहूँ, घास को गेहूँ खाएगा, गेहूँ को आम खाएगा, ऐसा होता है नहीं। घास को बकरी, बकरी को माना, यही सही है। ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाले रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में किस कार्यक्रम के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित करने का पर सहमति। तो 1987 में बैठक हुआ था। देखिए यहाँ UHEP लिख दिया है,
UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये 1987 में कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ कभी कभी एच रहेगा तो यही कर दीजिएगा, ऐसे जनरली UN रहेगा, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो पारितंत्र में एक ही दिशा में होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धित हो सकता है? तो इसमें देखिए जैव आवर्धित DDT है। अगर हम उसको प्रयोग करेंगे फसलों में तो वो उसमें प्रविष्ट होकर मनुष्य में पहुंच जाएगा। मनुष्य में जैविक आवर्धन ज़्यादा होता है क्योंकि सस्त जीव है ये। हरे पौधे प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा बनाता है? तो सूर्य की प्रकाश का मात्र 1% ऊर्जा का प्रयोग पेड़ पौधे खाद बनाने में, अपने भोजन बनाने में प्रयोग करता है। और किसी पोषी स्तर में एक जीव से दूसरे जीव, घास को खाया बकरी, तो बकरी में कितना % ऊर्जा जाएगा? तो जितना घास में उसका 10%। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है? तो 10%। ये आपका। इसके बाद हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है मैथमेटिक्स का जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन बना के हम शेयर करता हूँ, इसका ज़रा देखिएगा ना। थैंक यू। वीडियो देखते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए, सुझाव दीजिए अपना राय, कमेंट में अपना सुझाव दीजिए, सर ये सुधारिए। कोशिश करेंगे, अब मेरे पास संसाधन की तो कमी है लेकिन प्रयास में है।